हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। आज आपके लिए मैं लाया हूँ एक बहुत शानदार बुक जो कि पेपर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जिसमें पहला पार्ट आपका है इंडियन पॉलिटी, मतलब भारतीय राज्य व्यवस्था। तो आइए आज शुरू करते हैं इसका पहला लेक्चर। इसमें इस लेक्चर में हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें चैप्टर का नाम है कि भारत का संवैधानिक विकास। चैप्टर का नाम है भारत का संवैधानिक विकास। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी। तो ये की गई थी कलकत्ता में 1774 में। ठीक है, ये जो है NCERT की बुक है, तो सेम टू सेम ऐसे ही पेपर में आएगा। ठीक, भारतीयों को भारत में के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ। तो ये प्राप्त हुआ था चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। फिर से बोल रहा हूँ, भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ था। तो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई। तो भारत परिषद अधिनियम 1892। क्वेश्चन भारत परिषद अधिनियम चार्टर एक्ट से एक आध क्वेश्चन पेपर में हमेशा बन जाते हैं, तो इसको आज हम लोग क्लियर कर लेंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है, फिर से पढ़ लेता हूँ, कि भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई। तो भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। क्वेश्चन है कि केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय इसको कहते हैं बाई कैमरल। ठीक है, द्विसदनीय की बात की जाए तो बाई कैमरल इसको कहा गया। तो केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया था। तो ये 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। ठीक है, फिर से पढ़ लेते हैं एक बार कि केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया था। तो 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्राप्त है, किस अधिनियम से प्रेरित है या किस अधिनियम से प्राप्त है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 से। तो अध्यादेश आप जानते हैं कि अध्यादेश जो है ये आर्टिकल 1, 2, 3 में राष्ट्रपति के पास अध्यादेश की शक्ति संविधान में उल्लिखित है। लेकिन ये मूलतः मिली कहाँ से थी। तो मूलतः मिली थी भारत शासन अधिनियम 1935 से। ठीक है, आइए भारत के संवैधानिक विकास के बारे में देख लेते हैं। भारत के संविधान का विकास हुआ कैसे। तो संविधान के विकास का है, तो देखते हैं। जैसे ये है भारत का संविधान। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत देखा जाए। ठीक है, तो अगर ये दो भागों में बटा है, पहला ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत और दूसरा बटा है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। अच्छा, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत कब से आएगा, जब 1857 की क्रांति हो जाएगी। उसके बाद 1857 की जब क्रांति हो जाएगी, उसके बाद जब ब्रिटिश की महारानी का जब घोषणा पत्र आ जाएगा भारत में, उसके बाद से जो है ब्रिटिश क्राउन स्टार्ट होगा। क्योंकि उस घोषणा पत्र में लिखा रहता है कि जो है अब ये भारत क्या है, ब्रिटिश क्राउन के अधीन है। ठीक है, अब ये भारत ब्रिटिश क्राउन के अधीन है। ये पढ़ा किसके द्वारा गया था। तो पढ़ा गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। ठीक है, उसके पहले गवर्नर जनरल का पद चल रहा था, लेकिन 1858 में जब भारत शासन अधिनियम आ गया, तब ये गवर्नर जनरल का पद हट के ये वायसराय का पद हो गया। क्वेश्चन पूछता है कि अंतिम गवर्नर जनरल कौन हो जाते हैं। तो अंतिम गवर्नर जनरल भी आपके लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे। और क्वेश्चन में अगर पूछे कि पहले वायसराय कौन हो जाते हैं, अगर पहले वायसराय पूछा जाए अगर, तब भी कौन आ जाता है। तो लॉर्ड कैनिंग ही आ जाते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत कब से आया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया। उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आया। चार्टर एक्ट 1793 आया। उसके बाद चार्टर एक्ट 1813 आया। ठीक, और आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद फिर चार्टर एक्ट 1833 आया। फिर चार्टर एक्ट 1853 आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो है फिर 1857 की क्रांति हो गई। तो फिर जो है भारत को ब्रिटिश शासन के अधीन कर दिया गया। तो उसके बाद फिर भारत शासन अधिनियम के नाम से आने लगे। तो भारत शासन अधिनियम पहले आया 1858। उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1861 आया। फिर भारत परिषद अधिनियम 1892 आया।
फिर भारत परिषद अधिनियम 1919 आया। इसी 1919 में कौन थे? लॉर्ड मिंटो थे। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार इसी कहा था। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली यही ले आए थे, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली यही ले आए थे। ठीक है, भारत शासन अधिनियम उसके बाद 1919 आया। इसमें प्रांतों में द्वैध शासन लगा था। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 आया। इसमें केंद्र में द्वैध शासन लगा था। ठीक है, अब जो है 60% जो संविधान के जो सामान है वो आपके लिए गए हैं भारत शासन अधिनियम 1935 से। उसके बाद भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इसी में भारत को क्या मिल गई? आज़ादी मिल गई। 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिल गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? तो केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था जो है भारत शासन अधिनियम 1935, अभी बताया ना। अगर राज्य में पूछे तो भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा, अगर पूछे केंद्र में द्वैध शासन किसके द्वारा लाया गया तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। ठीक, अब क्वेश्चन है कि ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। ठीक है, ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में। ठीक है, अब ये कह रहा है, सबसे नीचे लिखा है नोट्स में है, भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। इसका मतलब क्या है कि जो भारत शासन अधिनियम था 1919 का, इसकी समीक्षा के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था। ठीक है, और इसी साइमन कमीशन का विरोध करते हुए कौन मारे गए थे? तो लाला लाजपत राय की इसी साइमन कमीशन का विरोध करते हुए मृत्यु हो गई थी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में था? तो अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान आपका था भारत शासन अधिनियम 1935 में। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान कब था? भारत शासन अधिनियम 1935 में था। ठीक, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया था। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। फिर से पढ़ दूं, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित था। ठीक है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो दिया गया था आपका क्रिप्स मिशन के द्वारा। ठीक है, फिर से पढ़ता हूँ कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया? तो भारतीय संविधान सभा का गठन जो किया गया था एक कैबिनेट मिशन के तहत किया गया था। ठीक है, भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के तहत किया गया था। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में किया गया था? कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार, कैबिनेट मिशन की जो योजना थी उसमें संविधान सभा में प्रांतों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में किया गया था? तो 10 लाख की जनसंख्या पर 1 से 10 को निर्वाचित किया गया था। मतलब अगर किसी जगह पर 10 लाख लोग हैं तो वहाँ से सिर्फ 1 लोग को निर्वाचित किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया था विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। ठीक है, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा किया गया था। ठीक है, उसके बाद विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था वर्ष 1946 में। ठीक है, उसमें देख लेते हैं कि कौन कौन कैसे मतलब किस किस पद पे था। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं, इसमें जवाहरलाल नेहरू को जो है राष्ट्रमंडल संबंधी और विदेशी मामले मिले थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे उस समय। ठीक है, इनको ये विभाग मिला था। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग मिला था। जॉन मथाई को उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मिला था। ठीक है, जगजीवन राम को मिला था आपका जो श्रम विभाग। ठीक, सरदार बलदेव सिंह, ठीक है, इनको क्या मिला था? इनको मिला था रक्षा मंत्रालय। और लियाकत अली को क्या मिला था? तो वित्त विभाग मिला था। और सिराज गोपालचारी को क्या मिला था? तो इनको मिला था शिक्षा व कला मिला था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946। अच्छा, इसको याद कैसे करना है? इसको याद करना 9 + 2 11 + 2 13।
ठीक, पहला 9 को, दूसरा 11 को, तीसरा 13 को। 9 को, फिर 11 को, फिर 13 को। ठीक है। भारतीय संविधान सभा का प्रारूप, प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो सर BN राव के द्वारा तैयार किया गया था। भारतीय संविधान का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? सर BN राव के द्वारा प्रारूप तैयार किया गया था। ठीक है। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन चुना गया था? तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन चुना गया था? चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? तो संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर प्रस्तावना का रूप ले लेता है। यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल के प्रस्तावना का रूप ले लेता है। अच्छा, उद्देश्य प्रस्ताव में था क्या? उद्देश्य प्रस्ताव में यह था कि संविधान का उद्देश्य क्या है, संविधान में होना क्या क्या चाहिए, संविधान को उद्देश्यों, ऐसे क्या उद्देश्य का मतलब यह है, जैसे आप मान लीजिए कोई निबंध लिखते हैं तो उसका कुछ उद्देश्य होता है, कुछ एम होता है, कुछ सारांश होता है उसका, इसको आप पहले लिख देते हैं, उसे कहते हैं प्रस्तावना। जैसे मान लीजिए कोई निबंध लिख रहे हैं तो किसके बारे में लिख रहे हैं, उसमें क्या आप लिखना चाह रहे हैं, उसमें क्या क्या लिखना है आपको, उसके बारे में आप कहाँ लिखते हैं? प्रस्तावना में उसको लिखित करते हैं। तो उसी प्रकार से इन्होंने उद्देश्य का प्रस्ताव जो है प्रस्तुत किया था और उसमें यह बताए थे कि संविधान में क्या क्या होना चाहिए। ठीक है। अब क्वेश्चन है कि नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ था? तो स्वीकृत हुआ था 22 जनवरी 1947 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है 22 जनवरी 1947 को क्या हुआ था? तो उद्देश्य जो इनका उद्देश्य का प्रस्ताव था जवाहरलाल नेहरू का, ठीक है, ये कब जो है स्वीकार कर लिया गया था? 22 जनवरी 1947 को। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 12 अधिवेशन हुए थे। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? तो 12 अधिवेशन हुए थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे संविधान सभा के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान सभा के निर्माण में संविधान सभा को कुल कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे सर BN राव। ठीक है, सर BN राव। ठीक। भारत के संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकृत किया, राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो 22 जुलाई 1947। ये भी पूछ लेता है। राष्ट्रीय ध्वज का अगर पूछे तो 22 जुलाई 1947 को हो जाता है। राष्ट्रगान पूछे, राष्ट्रगान आपका हो जाएगा 24 जनवरी को हो जाएगा। राष्ट्रीय गीत पूछे तो ये भी 24 जनवरी को हो जाएगा। मतलब राष्ट्रीय गान अगर पूछे फिर राष्ट्रीय गीत पूछे तो दोनों कहाँ हो जाएंगे? 24 जनवरी को हो जाएगा। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, जो एक अस्थायी अध्यक्ष थे, जो क्या थे? एक अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक। आगे देखते हैं कि भारत के संविधान कब स्वीकृत किया गया? तो भारत का संविधान शुरू किया गया था 26 जनवरी 1949 को। भारत का संविधान स्वीकृत किया गया था 26 जनवरी 1949 को। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान पूर्णतः लागू हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान पूर्णतः लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ जाता है क्वेश्चन में कि संविधान सभा के बारे में देख लेते हैं। संविधान सभा क्या थी? संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। ठीक। संविधान का निर्माण 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ। ठीक है, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू कर दिया गया। ठीक है। पढ़ते हैं फिर से पूरा एक बार देखते हैं, दोबारा रिवीजन करते हैं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। ठीक, आपको बताया है, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। और उसके 2 दिन बाद ही 11 दिसंबर को, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। और 13 दिसंबर को क्या हुआ था? तो 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या किए थे? उद्देश्य का प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे। ठीक है। उसके बाद उद्देश्य का प्रस्ताव को कब जो है फिर से मतलब लागू किया गया, कब उसको अपनाया गया, स्वीकार कब किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया था। ठीक है। और 26 नवंबर 1949 को
भारतीय संविधान को क्या कर दिया गया, अंगीकृत कर दिया गया। और 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया था, इसे पूर्णतः लागू कर दिया गया था। ठीक है, अब क्या रहा है कि नीचे लिखा है कि भारत का संविधान मूलतः 2 भाषाओं हिंदी तथा अंग्रेजी में लिखा गया था और सभी सदस्यों ने इन दो प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे। मतलब भारत की जो संविधान है उसे मूलतः 2 भाषाओं में लिखा गया था, एक हिंदी में और दूसरा लिखा गया था अंग्रेजी में। ठीक है, और हिंदी और अंग्रेजी में इन दोनों में जो है क्या किए थे, भारत के जितने जो संविधान में जितने सदस्य थे संविधान सभा में, उन सब ने क्या किया था, हस्ताक्षर किया था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था। ठीक है, तो संविधान सभा द्वारा। पूछे किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था, तो संविधान सभा द्वारा। अगर जनगण मन को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया गया, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जनगण मन हो गया, राष्ट्रीय गीत हो गया, तो कब अपनाए गए थे, तो 24 जनवरी 1950 को अपनाए गए थे। कह रहा भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को कब अपनाया गया था, तो भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को। भारत द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में, ये हमारा क्या है, राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ, इसको अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ये सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, संविधान सभा में की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, कुछ प्रमुख समितियाँ हो जाती हैं जिसके अध्यक्ष पेपर में कई बार पूछ लेता है, चलिए उनको भी देख लेते हैं। प्रमुख संविधान समिति एवं उनके अध्यक्ष। ठीक है, देखते हैं। संघ शक्ति समिति, यह थी आपकी पंडित जवाहरलाल नेहरू के अंदर। संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू के अंदर, मतलब इन दोनों इनकी ही अंडर थे। अच्छा, इसको याद करने की ट्रिक क्या है कि जहाँ क्वेश्चन में संघ का नाम आ जाए, वहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू आ जाएंगे। जहाँ क्वेश्चन में संघ का नाम आ जाए वहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू आ जाएंगे। जहाँ क्वेश्चन में प्रांत का नाम आ जाए तो वहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल आ जाएंगे। जहाँ क्वेश्चन में प्रांत का नाम आ जाए वहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल आ जाएंगे। तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन हो गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन हो गए, तब भी पंडित जवाहरलाल नेहरू। जब प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष मतलब इसकी जो रूपरेखा तैयार करना। ठीक है, तो कि ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन हो जाते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अच्छा, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों पर संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष, तो ये कौन रहेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अच्छा, मौलिक अधिकार, ठीक है, और अल्पसंख्यक, तो ये भी प्रांत से ही संबंधित है। ठीक है, तो ये भी सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। ठीक है, प्रक्रिया एवं नियमन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया एवं नियमन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये देखिए एक्सेप्शन है, मैंने बताया था। संघ के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू याद करिएगा, राज्यों के लिए समिति की बात की जाएगी तभी पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, और संचालन समिति की बात की जाएगी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। ठीक है, संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे, संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे, जीवी मालवंकर थे। जीवी मालवंकर का कभी कभार पूरा नाम पूछ लेता है, इनका पूरा नाम था गणेश वासुदेव मालवंकर। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य एन गोपाल स्वामी अयंगर, डॉक्टर के मुंशी, BL मित्र। बाद में इनके स्थान पर माधवराव आ गए थे क्योंकि इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। अल्लादी श्री कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक है, सैयद मोहम्मद सादुल्ला और DP खेतान की भी मृत्यु हो गई थी। बाद में इनके स्थान पर कौन आए थे, TT कृष्णमाचारी आए थे। अगले वीडियो में हम आपको इसके लिए भी एक शानदार ट्रिक बताएंगे कि इसके 6 सदस्यों को याद कैसे करें, क्योंकि इनमें से सबसे ज़्यादा अगर कोई इंपॉर्टेंट है तो वह प्रारूप समिति। इसी प्रारूप समिति का जो है कई नाम है। इसका एक नाम है ड्राफ्टिंग कमेटी। इसका एक नाम क्या है, ड्राफ्टिंग कमेटी। एक नाम इसकी है पांडुलेखन कमेटी। एक नाम क्या है इसका, पांडुलेखन कमेटी। इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगर पूछे प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, तो ये अगर भीमराव अम्बेडकर को जोड़ के बोलें तो होते थे 7। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर को हटा के तो हो जाएंगे 6। ठीक है, 6 सदस्य। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया था आपका 29 अगस्त 1947 को किया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में
निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? तो ये हुआ था आपका बम्बई प्रेसिडेंसी से। ठीक है, तो आज यहीं पे एक चैप्टर ख़त्म हो गया। ठीक है, तो आपसे फिर मिलेंगे एक अगले चैप्टर में एक नई ऊर्जा के साथ। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो और मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छे से समझ में आता है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।